बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेसन नंबर 4 इज़ हेयर, दैट इज़ ऑडियंस एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करने को। इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि ऑडियंस के बारे में आप क्या ओपिनियन अपनी कायम कर सकते हैं, उनका तज्जिया आप कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे। आउटलाइन देखें, टारगेट ऑडियंस, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। अब देखिए टारगेट ऑडियंस जिनके लिए आप कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, अगर कोई एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन पढ़ा है तो उसके लिए आप लिखने के लिए कैसे मतलब लिखेंगे। और टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट, जनरल एक्सपर्ट, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, ऑडियंसेस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं टारगेट ऑडियंस को। फर्स्ट हेडलाइन जो अपनी है, फर्स्ट हेडिंग सॉरी, टारगेट ऑडियंस इज a specified audience or demographic group of whom a message is designed। मतलब वो लोगों का ग्रुप या वो स्पेसिफिक ऑडियंस जो आपका मैसेज सुन रहे हैं, जिनके लिए आपने मैसेज डिज़ाइन किया है। इसमें पर्पस, सारी चीज़ें जो हम ऊपर लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के हैं, वो सारी आप माइंड में रखेंगे, लेकिन आप स्पेसिफिकली ऑडियंस को अपना करेंगे, उनको माइंड में रखेंगे कि जिनके लिए आप मैसेज डिज़ाइन कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। Your target audience is the individuals, groups, communities and bodies of decision makers who can influence your target। एक इंसान इनफरादी तौर पर भी लोग हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, और बॉडीज़ ऑफ डिसीजन मेकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ढेर सारे लोग आपका टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं। योर टारगेट इज़ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स हु हैव डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर। आपका टारगेट एक फ़र्द होगा या फ़र्द होंगे, ज़्यादा मजमूई तौर पर ज़्यादा अफराद होंगे। कौन भला लोग? हु हैव डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर, जिनकी डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट जिसने इंटर करना है, मैट्रिक उसने पास किया, तो आप उसके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है ना। उस एग्जाम्पल को आप रिकॉल करें कि उसके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है, वो एफएससी करे या आईसीएस या सिंपल एफए करे, तो आपका वो टारगेट ऑडियंस है। आपने अगर उसके लिए कुछ मटेरियल उसको समझाना है या कुछ ओपिनियन उसको देनी है, सजेशन देनी है, तो इस टाइप की हो, क्योंकि आपको पता है उसके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है, तो आप उसके अपनी स्पीच के जरिए उसके डिसीजन को मोल्ड कर सकें। ठीक है। ओवर द इशू और योर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू एड्रेस। इधर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है बड़े लेवल पे, वो एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए थी, इधर भी मैंने उसको आपको समझाने के लिए डिस्कस किया। यहाँ ये बात हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, आपने जब उनसे एड्रेस करना है तो उनके पास आपको पता है डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे हमने वो एक नाइला हॉस्पिटल किचन वाली एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो अब नाइला ने जिन लोगों को एड्रेस करना है, अपनी किचन के अबाउट सजेशन देनी है, आई थिंक उसका नाम नाइला था, आई एम नॉट श्योर, मुझे अब याद नहीं है ठीक से। वेल, उसने उन लोगों को ये बताना है कि आप ऐसे करेंगे, तो अब हॉस्पिटल का जो किचन है उसकी मतलब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई ना। हॉस्पिटल का किचन एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंट्रोल करने की नाइला ने उन लोगों को सजेशन देनी है जिनके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। तो यहाँ भी उन्हीं की बात हो रही है कि आपके टारगेट ऑडियंस वो हों जिनके पास डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर हो, कि जिस इशू पर आप बात कर रहे हैं उस इशू के रिगार्डिंग उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो कि किस तरह उसको सेटल करना है, ताकि जो आप उनसे एड्रेस कर रहे हैं उससे वो अपना डिसीजन मोल्ड कर सकें। Often a document will be read by readers with different levels of expertise। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है कि वो ढेर सारे लोग डिफरेंट रीडर्स पढ़ते हैं जिनके डिफरेंट लेवल्स में एक्सपर्टीज़ हैं, यानी कि एक बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन का किसी और चीज़ के किसी एक्सपर्ट चीज़ के लिए हायर किया गया, मतलब उसको किस चीज़ में एक्सपर्टी है, वो उस स्पेसिफाइड अपनी उस फील्ड के लिए हायर किया गया है। और एक सेकंड पर्सन को लगा कि वो अपनी फील्ड के लिए हायर किया गया है। और कुछ लोग कन्विंस करते हैं लोगों को, कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करते हैं अच्छे से कस्टमर के साथ, वो उस चीज़ के लिए हायर किया गया। आई मीन्स टू से लोग डिफरेंट एक्सपर्ट है, डिफरेंट किस्म के एक्सपर्ट है जिन्होंने आपका डॉक्यूमेंट रीड करना है। अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ ऑडियंस में बी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट, टेक्नीशियन, मैनेजर एंड ले पर्सनस। यही बात सारी जो मैं आपको पीछे कर रही हूँ कि आपके ऑडियंस ये सारे लोग भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी, टेक्नीशियन, मैनेजर और ले पर्सन, यानी कि कॉमन मैन, एक आम आदमी। अब आपको पता चल गया टारगेट ऑडियंस में होता क्या और ये कौन कौन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल एक्सपर्टीज। आपने अपने ऑडियंस को कैसे पहचानना है, उनका लेवल चेक करके, उनके लेवल पे जाके आपने जो मटेरियल उनसे एड्रेस करना है उस लेवल का करना है। अगर वो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ तो और लेवल का होगा, अगर सिर्फ मैनेजर्स को आपने एड्रेस करना है और लेवल का, अगर ले पर्सन को तो और लेवल का, और अगर मिक्स होंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। डिटर्मिन योर ऑडियंस नीड बाय असेसिंग
their expertise and their purpose in reading the document determine document density। समझ आ गई कि ऑडियंस की नीड के मुताबिक आप अपना डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वैसा एड्रेस उन पर करें ताकि वो आपकी स्पीच से ना बोर हों, बल्कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मोल्ड हो सके, आपके मुताबिक हो सके, जो आप उनको बावर कराना चाह रहे हैं वो उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ। People read technical document for different reasons and readers have varying levels of technical expertise. To be effective, technical writing must target its audience or audiences। वो कह रहे हैं कि जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पढ़ते हैं। हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो रीडर्स जो हैं उनका, अब सबका ये बात तो नहीं सब एक्सपर्ट ही हों, अगर सारे आपका चलें आप सब एक्सपर्ट्स के लिए आप अपना कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो अब ये भी बात नहीं है कि सारे मास्टर लेवल के एक्सपर्ट हों। अब एक्सपर्ट्स लोगों में भी तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, मतलब कुछ कम एक्सपर्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे माहिर होते हैं अपनी फील्ड में। तो वही बात यहाँ हो रही है कि वेरी करती है, उनकी जो लेवल एक्सपर्टीज़ है वो उनके वेरी करती है। तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेक्निकल राइटिंग मस्ट टारगेट इट्स ऑडियंस और ऑडियंसेस। तो अगर आपकी जो राइटिंग वो टेक्निकल है, वो आपको अपनी राइटिंग को टेक्निकल बनाने के लिए अपने जो ऑडियंस है उनको क्या करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, यानी कि उन पर असरअंदाज हो सके आपकी जो राइटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस टाइप, कि आप अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, उनकी टाइप को आइडेंटिफाई करें। वही बात बार बार आ रही है, ऑडियंस टाइप एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, वही दो बातें हमने बार बार यही पढ़नी है। आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैं रीड करती जाऊँगी, इंशाल्लाह आपको खुद समझ आता जाएगा। Your audience purpose is in using the document and your audience attitude towards both you and the content of your document। ठीक है, उनका एटीट्यूड कैसा होगा आपकी तरफ जब आप उनसे कुछ एड्रेस कर रहे हैं, या अगर आपने राइटिंग में कुछ उन्हें दिया तो आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ उनका एटीट्यूड क्या होगा, ये सारा कुछ आपने इमेजिन करना है। ठीक है, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, अब आप एक्सपर्ट्स के लिए अगर सिर्फ स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स के लिए लिख रहे हैं तो क्या करना है आपको, distinguish between two types of experts, general experts and specific experts। Both kinds are readers with extensive technical knowledge of the document's subject matter। मीन्स हु इज़ द एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जिसके पास अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड का एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज हो, यानी कि उसके पास अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक्सटेंसिव नॉलेज हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्सपर्ट। वैसे भी एक्सपर्ट जब हमारे माइंड में आता है तो माहिर इसका मतलब होता है, हम ये इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, ये परसीव करते हैं कि ऐसा बंदा जो मास्टर होगा अपने काम में उसी को एक्सपर्ट करते हैं ना, ये उसकी डेफिनेशन है एक्सपर्ट की। ठीक है, अब उनकी टाइप्स जनरल और स्पेसिफिक पढ़ते हैं कि जनरल एक्सपर्ट्स पोजेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल, उसके फील्ड के रिलेटेड, पूरी फील्ड के रिलेटेड उसके पास जनरल नॉलेज होता है, यानी कि आम इल्म होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड। बट दे माइट बी अनफेमिलियर विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक इक्विपमेंट और रिसेंट एडवांस इन जो डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। डेफिनेटली जब उसके पास जनरली नॉलेज होगा अपने फील्ड से रिलेटेड तो पर्टिकुलर नॉलेज से तो वो डिवाइड ऑफ होगा, महरूम होगा, यानी कि ख़ास मखसूस आपकी उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास मखसूस नॉलेज से वो अनफेमिलियर होता है, सिर्फ उसके पास जनरल नॉलेज होता है। अब जनरल एक्सपर्ट से ही पता चल रहा है कि डेफिनेटली उसके पास सुपरफिशियल जनरल नॉलेज होता है, इसलिए हम उसको जनरल एक्सपर्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट इज whom specific expert is one who share or surpass your knowledge about the document subject matter। specific expert वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जो चीज़ है जो मतलब सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो क्या करता है, शेयर और सरपास योर नॉलेज, आपके नॉलेज को शेयर करता है या सरपास करता है। ये तो होगी एक्सपर्ट्स की दो टाइप्स। अब आगे देखते हैं कि ऑडियंसेस यूज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट ऑडियंस के लिए लिखा है वो उसे कैसे यूज़ करते हैं। एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। अब जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो कौन कौन से टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ ढेर सारे मकासद के लिए। तीन मकासद उनमें से ये हैं कि टू मेंटेन एंड एक्सपैंड देयर ओन जनरल एक्सपर्टीज़, अपनी एक्सपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा वसी करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं ताकि उनका नॉलेज जो है वो बरकरार रहे, वो रस्ट आउट ना हो और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एनहेंस हों। Second purpose is that to obtain specific answers to their own research and writing। अगर वो कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसके बारे में वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे, किस लिए, भला कि अगर कोई क्वेश्चन है उनके माइंड में अराइज होता है तो उस क्वेश्चन का उन्हें आंसर मिल जाए उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट से। टू इवेल्युएट आ डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल और साइंटिफिक कॉन्टेंट,
तो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जिसको वो पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट को इवेल्युएट करने के लिए यानी कि ये कंटेंट कितना मुफीद है, कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है, उसको इवेल्युएट करने के लिए भी वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। तो ये 3 मेन पर्पज़ है जिसके लिए कोई भी एक्सपर्ट किसी डॉक्यूमेंट को देखता है। अब आपको ये पढ़ाई इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी एक्सपर्ट के लिए लिखना है तो आपने ये सारी बातें माइंड में रखनी है कि एक्सपर्ट किस किस चीज़ों पर फोकस करता है, तो आपको लिखते वक्त वो सारी चीज़ें उसके लिए मुहैया करनी है। स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस, फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस। अगर आप किसी टेक्नीशियंस के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी है। कीप इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रीफ, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन से पहले उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें ब्रीफली, फिर उसका इंट्रोडक्शन करवाएं अपनी राइटिंग में। ठीक हो गया। मेक इन्फॉर्मेशन एसेसिबल, इन्फॉर्मेशन को एसेसिबल बनाएं यानी कि उसकी रसाई तक दस्तयाब करें, उसके लिए ईजिली इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट में अवेल करें जिसके लिए वो लुक फॉर कर रहे हैं, जिसके लिए ही इज़ लुकिंग फॉर दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी एसेसिबल इन योर राइटिंग। Provide short definition or explanations on any unfamiliar terms, tools, devices or procedures. Sometimes ऐसा होता है कुछ आप मुश्किल वर्ड्स अपनी जो राइटिंग है उसमें यूज़ कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, नीचे वो जैसे होता नहीं जिसको अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा फुट नोट्स होते हैं, मतलब बिब्लियोग्राफी भी जिसको कहते हैं। जैसे ये एक्सपर्टीज़ है ना, ये मुश्किल एक वर्ड है, आपको जो पढ़ने वाला है आपको लग रहा है कि वो इससे अनफेमिलियर होगा या कुछ हो, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इसका आप वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं ऊपर जाके आप रेफरेंसिंग में जाएंगे तो फुट नोट्स में, तो फिर वहाँ इसके यहाँ आपका कर्सर होगा, जब आप फुट नोट ऊपर जाके वर्ड में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ छोटा सा वन आ जाएगा लिखा हुआ और खुद ही ऑटोमेटिकली नीचे आपका कर्सर चला जाएगा। यहाँ एक लाइन भी खुद ही लग जाती है और नीचे वो चला जाता है, फिर वहाँ नीचे जाके आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अगर आपने वर्ड यूज़ किया तो आपको डेफिनेटली समझ आ रही होगी, वरना फिर इसको इंशाल्लाह कभी हमें कोई असाइनमेंट ऐसी आई तो हम फिर इसको करेंगे खुद से तो समझ आ जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ यूज़ है, तो कोई टूल ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ है या कोई प्रोसीजर आपने यूज़ किया जिसका एक वर्ड से समझाना मुश्किल है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन मेन टेक्स्ट में देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इरेलीवेंट हो जाएगा, तो आप ऐसा करें, बिब्लियोग्राफी यूज़ करें, रेफरेंसेस यूज़ करें, फुट नोट्स यूज़ करें और उसको टोटली एक्सप्लेन उसको कर दें ताकि पढ़ने वाले को उसकी समझ भी आ जाए और आपका जो असल पर्पज़ है वो भी फोत ना हो। ठीक है। मैनेजर्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। पहले आपने पढ़ा कि टेक्नीशियंस क्यों पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, उससे पहले हमने पढ़ा एक्सपर्ट्स डॉक्यूमेंट्स को क्यों पढ़ते हैं, अब हम देख रहे हैं कि मैनेजर्स क्यों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। टू एड इन मेकिंग डिसीजंस, आपको पता है मैनेजर का ज़्यादातर काम होता है डिसीजन मेकिंग, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को एड करने के लिए, उसको मदद करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। टू असेस करंट सिचुएशंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं वो उसको क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना होता है, जब तक वो करंट सिचुएशन से अवेयर नहीं होगा वो कैसे अच्छा डिसीजन ले सकेगा, तो वो करंट डिसीजन से को असेस करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है मैनेजर। टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, उसका जो जनरल लेवल, डेफिनेटली एक मैनेजर तो स्पेसिफिकली उसका स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं होता किसी भी एक्सपर्टीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो जनरल होता है, जनरल एक्सपर्ट होता है एक मैनेजर, तो वो अपने उस जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। और टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉयज़, अपने प्रोजेक्ट्स को और एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करने के लिए भी वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने डॉक्यूमेंट लिखा है तो वो उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसको जो उसके एम्प्लॉय की इवैल्यूएशन हो जाएगी कि ये कितना काबिल है, किस हद तक इसको मैं काम सौंपूँ तो ये कर सकता है, मतलब उनकी इवैल्यूएशन के लिए भी एक मैनेजर डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है। In general, managers read for the bottom line a concise summary of the present situation and specific recommendation for action. मीन्स के जो मैनेजर है आमतौर पर वो रीड फॉर द बॉटम लाइन में आप उन लोगों को भी ले सकते हैं कि जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो इवेल्यूएट करने के लिए, उनको चेक आउट करने के लिए भी वो पढ़ता है, यानी कि बॉटम लाइन के लिए। और कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी कंसाइज समरी तैयार करने के लिए भी, यानी कि अगर उसको ऊपर कोई बॉस है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से की प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड समरी एक देनी है, तो उसके लिए भी पहले सब चीज़ों का जायज़ा लेगा, कोई डॉक्यूमेंट है किसी एम्प्लॉय का वो पढ़ेगा और फिर समरी प्रिपेयर करके ऊपर भेजेगा, इसलिए भी वो पढ़ता है। और तीसरी बात कि स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, अगर कोई प्लान चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए अगर वो कुछ रिकमेंड करना चाहता है, कुछ सजेस्ट करना चाहता है कुछ एक्शंस के लिए, यानी कि वो कहना चाहता है कि ये करें तो ज़्यादा अच्छा हमारा प्लान, तो वो इसलिए भी वो रीड आउट करेगा। ज़ाहिर है वो पढ़ेगा तो तभी उसको पता चलेगा कि ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन या अच्छी सजेशन मैं कैसे पुट आउट कर सकता हूँ इस प्लान में, इस प्रोजेक्ट में, जिससे हमारा ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो प्रोजेक्ट।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ऑडियंसिस जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जनरली ऑडियंस डॉक्यूमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। रीडर्स ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग्स, अब कौन से रीडर्स, जो टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग जिन्होंने करनी होती हैं वो वाले रीडर। डेफिनेटली बच्चों ये बात याद रखें, आप राइटिंग विदाउट रीडिंग नहीं कर सकते। आपको कुछ भी राइट, एक डॉक्यूमेंट सिंपली राइट करने के लिए आपको बहुत कुछ पहले कॉलम्स, डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। आप सिंपली एक अपने एग्जाम की एग्जाम्पल ले लें, आपको आपका मिड टर्म 1 आवर का और फाइनल टर्म 2 आवर्स का होता है, तो आपको उस 2 घंटे लिखने के लिए कितने ज़्यादा घंटे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसी तरह कुछ भी आपने जब लिखना, ये तो एक छोटे लेवल पे एग्जांपल है, बड़े लेवल पे भी आपने जब कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई मेमो लिखना है, कोई मेमोरेंडम कुछ भी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करें कि जो टेक्निकल और साइंटिफिक जो लिखता है वो क्या चीज़ पढ़ता है। वट एवर देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रीड अ डॉक्यूमेंट फॉर 3 जनरल पर्पज़, जितना मर्जी उसका एक्सपर्टीज़ का लेवल हो, जितना मर्जी वो एक्सपर्ट बंदा हो, लेकिन फिर भी वो पढ़ता है। तो पढ़ता किसके लिए, इन 3 पर्पसेस के लिए वो पढ़ता है। टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। देखें, अब जितना बड़ा मर्जी एक्सपर्ट है वो तब भी उसको इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने की, गैदर करने की, कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, ऐसे आप लिख नहीं सकते। तो अगर कोई एक्सपर्ट है उसको भी लिखने के लिए एक्वायर इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगी, जिसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पर्पज़ है टू हेल्प मेक डिसीजंस, उसने अगर कोई डिसीजन लेने हैं अपनी राइटिंग में तो वो उसको भी एड आउट हो जाएगी, हेल्प आउट हो जाएगी, उसके डिसीजन की हेल्प हो जाएगी उसकी रीडिंग से। जो वो पढ़ेगा उससे वो इजीली डिसीजन ले सकेगा। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, तो अगर कुछ उसे सीखना है कि किस तरह करना, बेशक वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, लेकिन फिर भी उसको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द ऑडियंस डज नॉट नो यू और डज नॉट कंसिडर यू एन एक्सपर्ट, कि अगर दूसरी तरफ आप अपनी तरफ एक्सपर्ट बने फिर रहे हैं लेकिन ऑडियंस जो है आपको वो एक्सपर्ट कंसिडर नहीं कर रहे, तो फिर क्या है। और इफ़ द रीडर हैज़ हैड पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस विद यू और योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, पहले कोई आपने किसी डॉक्यूमेंट में ब्लेंडर कर दिया या वट एवर, तो आप रीडर का एक बुरा एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपकी वजह से, आपके साथ उसका कनेक्टेड है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो फिर आपको क्या करना होगा। द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ योर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, तो डेफिनेटली आपको जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी और अपने कंक्लूजन को, अपने रिकमेंडेशन को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों भला, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। अब आप एक आम बंदे लेमैन को, जिसका आपके साथ पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको ट्रस्ट, आप उसके लिए ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं या अपनी क्रेडिबिलिटी क्रिएट करें कि वो आपको आप सेटिस्फाई हो, आप पे ट्रस्ट करे, तो उसको आपको एविडेंस देना पड़ेंगे ना। तो अब एक बंदा जिसका आपके साथ पहले नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुका है आपके साथ, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी आर्गूमेंट्स की, एविडेंस की। तो इसलिए ये बताया गया कि एक बंदा अगर उसका आपके साथ पहले बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो उसको आपने सेटिस्फाई करने के लिए, उसका ट्रस्ट विन करने के लिए एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन अपने डॉक्यूमेंट में देनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।